हेलो एवरीवन, मैं विलासा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्दी सफल भी होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है हिस्ट्री का वैदिक संस्कृति, एंशिएंट हिस्ट्री में आज हम लोग सेकेंड चैप्टर देख रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है वैदिक संस्कृति। चलिए देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, गार्गी, मैत्री और कपिला का घर कहाँ था? तो इन तीनों का घर जो था, विदुषी, ये बहुत बड़ी विदुषी थी, इनका घर मिथिला था। मिथिला। गार्गी, मैत्री और कपिला विदुषी महिलाएं थी। इन सभी का संबंध मिथिला से है, जो वर्तमान में नेपाल में स्थित है। ऋग्वैदिक काल में बहुत सी विदुषी महिलाओं का जिक्र है, जैसे अपाला, विस्वारा, लोपामुद्रा। ये सब सभी बहुत बड़ी विदुषियाँ थी और ये ऋग्वैदिक पीरियड की थी। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? तो ये दी गई है दोस्तों ऋग्वेद में। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद से प्रारंभिक आर्यों के आगमन, उनकी आर्थिक व सामाजिक और राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में 10 मंडल तथा 1028 सूक्त है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे ध्यान देंगे। ऋग्वेद में 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती है। अवेस्ता ईरानी भाषा की प्राचीनतम ग्रंथ है, इसे भी ध्यान देंगे। ऋग्वेद की जो अनेक बातें हैं वो अवेस्ता से मिलती है, और अवेस्ता क्या है? तो ये ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ कौन सा है? तो वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ सुलभ सूत्र है। सुलभ सूत्र। तो सुलभ सूत्र अगर आपसे पूछा जाए किस चीज़ से बिलोंग करता है, तो आप बोलेंगे ये सुलभ सूत्र वैदिक गणित है। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ सुलभ सूत्र से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, आर्यों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शिल्प कार्य प्रयोग में नहीं लाया जाता था? तो देखिए, पहले देखते हैं कि आर्यों के द्वारा कौन सा शिल्प कार्य प्रयोग में लाया जाता था। तो ये मिट्टी के बर्तन बनाते थे, बिल्कुल सही। ये बढ़ई का काम करते थे, बिल्कुल सही। ये आभूषण का कार्य करते थे, बिल्कुल सही। लेकिन ये लोहार का कार्य नहीं करते थे आर्य। तो क्या है? प्रारंभिक आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी। यहाँ से मिले अवशेषों में मिट्टी के बर्तन, मृदभांड, आभूषण, बढ़ईगिरी के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। मतलब जो आर्य थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। लोहा उत्तर वैदिक काल में खोजा गया। वेरी इंपॉर्टेंट। लोहा जो है वो उत्तर लेटर वैदिक पीरियड पे खोजा गया। पूर्व वैदिक काल के लोग तांबे से परिचित थे। तो ये तो हम लोगों ने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता में भी लोग तांबे से परिचित थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारतीय शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये मुंडिको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, ये भारत का राष्ट्रीय वाक्य भी है, जिसे सारनाथ के स्तूप से लिया गया है। वहाँ एक वाक्य मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद की वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे माना जाता है? तो चिकित्सा का भगवान धन्वंतरी को माना जाता है। धन्वंतरी को आयुर्वेद में चिकित्सा का भगवान माना जाता है। हिंदू धर्म में व्यास द्वारा रचित श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार धन्वंतरी को विष्णु का अंश माना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, धन्वंतरी को चिकित्सा का भगवान माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। वेद हमारे देश की सबसे पुरानी संहिताएं हैं। वेदों की संख्या 4 है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया? तो तांबा का प्रयोग किया गया था। वैदिक आर्य के काल को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक है ऋग्वैदिक काल, जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के
में था, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईसा पूर्व से 650 ईसा पूर्व तक था। ऋग वैदिक काल के आर्य तांबा से परिचित थे तथा बाद में उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज की गई। लोहे की खोज के साथ कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए और सभ्यता ग्रामीण से महाजनपदों के विकास की ओर उन्मुख हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? तो व्यवसायिक श्रम विभाजन हेतु वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी। भारत में वर्ण व्यवस्था को दो चरणों में देखा जा सकता है। एक है ऋग वैदिक जो पूर्व वैदिक काल में जिसे बोलते हैं, और उत्तर वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था श्रम आधारित व उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है? तो सामवेद संहिता में भारतीय संगीत का उद्गम खोजा जा सकता है। भारतीय संगीत का उद्गम सामवेद संहिता को माना जाता है। सामवेद के पुरोहितों को उद्गाता कहा जाता है। तो याद रखिएगा, सामवेद के पुरोहितों को क्या कहा जाता है? तो उद्गाता कहा जाता है, उद्गाता। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो देखिए, वैदिक काल के लोगों को जौ, चावल और गेहूं का ज्ञान था, परंतु तंबाकू का ज्ञान नहीं था। वैदिक आर्य अपने प्रारंभिक जीवन अर्थात पूर्व वैदिक काल में जौ से परिचित थे एवं बाद में अर्थात उत्तर वैदिक काल में लोहे से परिचित होने के बाद जो कृषि क्रांति हुई उस दौरान आर्य गेहूं व चावल से भी परिचित हो गए। आर्य तंबाकू से परिचित नहीं थे। तंबाकू भारत में पुर्तगालियों द्वारा परिचित करवाया गया। आंध्र प्रदेश भारत का प्रमुख तंबाकू उत्पादक राज्य है। तो इस क्वेश्चन ये ध्यान देंगे कि आंध्र प्रदेश भारत का प्रमुख तंबाकू उत्पादक राज्य है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहा जाता था? तो वैदिक युग में जो राजा अपनी जनता से कर वसूल करते थे उसे वली कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? उसे वली कहा जाता था। उसके बाद देखिए क्या है, वैदिक युग में कबीला के प्रधान को राजा की संज्ञा दी जाती थी। वैदिक युग में जो कबीला के प्रधान होते थे ना, उसे राजा कहा जाता था। राजा निरंकुश नहीं था। सभा, समिति और विदत नामक संस्थाएं उस पर नियंत्रण रखती थी। तो देखिए, राजा पे कौन कौन नियंत्रण रखती थी? तो सभा, समिति और विदत नामक संस्थाएं जो थी ये राजा पे नियंत्रण रखती थी। जनता पूर्व वैदिक में स्वेच्छा से राजा को जो कर देती थी वो बलि कहलाता था। यही कर उत्तर वैदिक काल में बाध्यकारी हो गया। मतलब वैदिक काल में राजा जो प्रजा थी वो स्वेच्छा से राजा को कर टैक्स देते थे, लेकिन बाद में लेटर वैदिक पीरियड में ये बाध्यकारी हो गया, अर्थात ये दिया जाना अनिवार्य हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक आर्य का प्रमुख भोजन क्या था? तो दूध और इसके उत्पाद जो थे ये वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। वैदिक आर्यों के जीवन में गाय और दूध का बहुत महत्व था। उनके जीवन में दूध व दूध में सत्तू मिलाकर पीना उनका प्रमुख पेय पदार्थ था, अतः विकल्प बी सही है। उसके बाद देखिए, क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में कौन सा विकल्प सही है? तो देखिए, सबसे पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास, अर्थात ऑप्शन ए सही है। चलिए देखते हैं इसको एक्सप्लेन करके। आश्रमों का सही क्रम क्या है? तो देखिए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। प्रारंभिक उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का विधान मिलता है। पहला क्या है दोस्तों? ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ तथा तीसरा वानप्रस्थ। ये प्रारंभिक उपनिषद में थे, परंतु कालांतर में संन्यास नाम से एक चौथा आश्रम इस व्यवस्था का अंग बन गया। प्रत्येक द्विज को इस चारों आश्रम से होकर जीवन यापन करना आवश्यक बताया गया। आश्रमों का वर्णन सबसे पहले छंदोग्य में तथा चारों आश्रमों का वर्णन ज्वालानोप
जवालोपनिषद में मिलता है, तो इसे ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक आर्य एक ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे क्योंकि ऋग्वेद में गाय का कई जगह पे वर्णन है, बिल्कुल सही। बहुत सारे युद्ध गाय के लिए लड़े गए, बिल्कुल सही। पुरोहित को उपहार के रूप में गाय दी जाती थी, तो ये तीनों ऑप्शन सही है, अर्थात ऑप्शन डी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। ऋग्वैदिक आर्य एक ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे। उनके जीवन में गाय का बहुत महत्व था। गाय समृद्धि का सूचक थी, अतः उसे उपहार में तथा पुरोहितों को उपहार के रूप में दिया जाता था। ऋग्वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग हुआ, अर्थात न मारने योग्य। अधिक गाय रखने वाले व्यक्ति को अर्थात समृद्ध और गोमत कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। तो देखिए क्या है, आर्य व अनार्यों के मध्य जो संघर्ष हुआ उसमें आर्यों द्वारा घोड़े के प्रयोग ने निर्णायक भूमिका निभाई और संघर्ष में आर्य विजय हुए थे। आगे है, निम्न में से योग के प्रणेता कौन थे? तो पतंजलि योग के प्रणेता थे। योग सिद्धांत के प्रवर्तक पतंजलि को माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार मार्क कर देती हूँ मैं। निम्न में से कौन चिकित्सक नहीं थे? तो देखिए चार्वाक जो थे ये चिकित्सक नहीं थे, इनके अलावा सुश्रुत चिकित्सक थे, चरक चिकित्सक थे और धन्वंतरी को तो चिकित्सा जगत का भगवान ही माना जाता था। तो देखिए सुश्रुत, चरक व धन्वंतरी की पहचान एक चिकित्सक के रूप में, जबकि चार्वाक की पहचान एक दर्शन आचार्य के रूप में थी। चार्वाक ने चार्वाक नामक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आगे है, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन है? तो संस्कृत भाषा के पहले व्याकरणकर्ता पाणिनि है। संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता पाणिनि है। उन्होंने एक प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना की थी। इसे मैं स्टार मार्क कर देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? तो ये पाणिनि ने की थी, जिन्हें संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वेद में बलि सूत्रों को शामिल किया गया है? तो यजुर्वेद में बलि सूत्रों को शामिल किया गया है। चलिए इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं, इसे भी स्टार मार्क कर देती हूँ। देखिए यजुर्वेद में बलि सूत्रों का जिक्र किया गया है, जिसमें यज्ञ की विधि विधानों का जिक्र किया गया है। सामवेद में सामवेद में दोस्तों संगीत का, ऋग्वेद में प्रारंभिक आर्यों के विस्तार का वर्णन है और अथर्ववेद में जादू टोना का है वर्णन। तो देखिए सामवेद 100 से संगीत, ये याद रखेंगे। ऋग्वेद में प्रारंभिक आर्यों का विस्तार था, ये तो पता ही हम लोग को। कंफ्यूजन होता है यजुर्वेद और अथर्ववेद में। तो देखिए यजुर्वेद में बलि सूत्रों के बारे में और यज्ञ के विधि विधान के बारे में, और अथर्ववेद में जादू टोना से संबंधित चीजों का विस्तार है। वेज्ञेयी के रूप में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद है। अथर्ववेद वेज्ञेयी में शामिल नहीं है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अथर्ववेद को वेज्ञेयी में शामिल नहीं किया गया है। और वेज्ञेयी में कौन कौन है? तो ऋग्वेद है, सामवेद है और यजुर्वेद है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनु स्मृति किस विषय वस्तु के साथ संबंधित है? तो मनु स्मृति कानून से संबंधित है। मनु स्मृति अर्थात मानव धर्म शास्त्र एक प्राचीन हिंदू शास्त्र है। यह एक अति महत्वपूर्ण हिंदुओं के कानून की पुस्तक है। इसके रचयिता मनु थे। आधुनिक मनु डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आधुनिक मनु किन्हें कहा जाता है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को आधुनिक मनु कहते हैं। और मनु स्मृति की रचना किन्होंने की थी? तो मनु ने की थी। और मनु स्मृति का अर्थ क्या होता है? मानव धर्म शास्त्र। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंबोडिया के लिए किस प्रसिद्ध मंदिर में रामायण और महाभारत के चित्र दर्शाए गए हैं? तो कंबोडिया में जो अंकोर वाट का मंदिर है उसमें रामायण और महाभारत के चित्र दर्शाए गए हैं। कंबोडिया का अंकोर वाट एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर पे रामायण व महाभारत के चित्रों को दर्शाया गया है। यह विश्व के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है। उपनिषद का अर्थ होता है पास में बैठना। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप में अर्थ होता है गुरु के पास बैठकर ज्ञान लेना। प्रमुख उपनिषद कौन कौन है? तो जवालोपनिषद, मुंडकोपनिषद, ईसोपु उपनिषद एक्सेट्रा। आगे है, किस मनीषी पर अर्थात पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था? तो देखिए, अगस्त ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति के प्रसार का श्रेय ऋषि अगस्त को जाता है। संगम साहित्य से ज्ञात होता है कि दक्षिण में आर्य सभ्यता के तत्वों का प्रसार ऋषि अगस्त एवं कौंडिल्य ने किया था। प्रथम संगम मदुरा में ऋषि अगस्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रथम संगम मदुरई में ऋषि अगस्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। इसे पांड्य शासकों ने संरक्षण दिया था। इसे पांड्य शासकों ने संरक्षण दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित वैदिक संहिता में भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि सामवेद में भारतीय संगीत का उद्गम खोजा गया है। भारतीय संगीत के उद्गम के स्रोत के रूप में सामवेद को माना जाता है। उद्गाता वर्ग के पुरोहित यज्ञ में साम का गायन करते थे। अगला क्वेश्चन है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो सप्त सिंधु के पास। प्रारंभिक आर्यों के आगमन व उनके क्षेत्र विस्तार के संबंध में जानकारी देने वाला वेद ऋग्वेद है। इसमें बताया गया है कि आर्य सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी थे, अर्थात सिंधु व उनकी 7 सहायक नदियाँ। पश्चिमोत्तर भारत में प्राप्त अवशेषों से यह विदित होता है कि आरंभिक आर्यों का निवास पूर्वी अफगानिस्तान और पंजाब में तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती भूभाग में था। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो खैर आप सबको पता ही होगा कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? भारत पे पहला आक्रमण, तो भारत पर पहला आक्रमण आर्यों के द्वारा किया गया था। भारत पर पहला आक्रमण करने वाले आर्य थे। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। आर्य व अनार्यों के बीच संघर्ष के भी जिक्र हैं। पश्चिमोत्तर भारत में उनके समकालीन हथियार से भी विदित होता है कि आर्य एक आक्रमण करता थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विषम चुनिए। तो देखिए, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद ये सब तो यज्ञ ही हैं, लेकिन विष्णु पुराण जो है ये वेद नहीं है। उसके बाद ये सब वेदज्ञ हैं और ये विष्णु पुराण, जैसे देखिए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद वेद ये त्रिय के भाग हैं, जबकि विष्णु पुराण एक पुराण है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? तो गायत्री मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट, ये ऋग्वेद से लिया गया है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल से लिया गया है। ये सूर्य देवता को समर्पित है, तो ध्यान रखेंगे ऋग्वेद से लिया गया है। कौन से मंडल से? तो 3 मंडल से, और ये भगवान सूर्य को समर्पित है गायत्री मंत्र। उसके बाद निम्नलिखित नामों में से प्राचीन भारत के चिकित्सकों की पहचान कीजिए। तो देखिए, चरक, सुश्रुत, पतंजलि ये सब प्राचीन भारत के क्या थे? चिकित्सक थे। उसके बाद है उपनिषद क्या है? तो देखिए दोस्तों, उपनिषद हिंदू दर्शन का स्रोत है। उपनिषद हिंदू दर्शन के स्रोत हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। कितने उपनिषद है? तो 108। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कितने उपनिषद है? तो 108 उपनिषद हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पांडवों में सबसे बड़े भाई कौन थे? तो ये तो पता होगा, युधिष्ठिर पांडवों में सबसे बड़े भाई थे। आज यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।